आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो क्लास 12 का इलेक्ट्रिक डायपोल से है। इलेक्ट्रिक डायपोल से है। यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया गया है और हम लोग ना ही इसका परपेंडिकुलर साइड ना ही इसका एक्सियल साइड, हम लोग किसी एंगल थीटा पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मतलब देखो क्या है कि बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल पॉइंट E, क्या फाइंड करना है? E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले फिगर समझना है कि मेरा जो डायपोल है वो ये -q + q यहाँ से यहाँ तक ये है डायपोल। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ क्या समझेंगे कि अगर इस पॉइंट पे यानी जहाँ सेंटर है वहां पे थीटा एंगल बना के किसी पॉइंट पे हमको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ना ही एक्सियल है और ना ही मेरा क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइन जा रहा है डिस्टेंस का आर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन खींचे। ये क्या होता है? ये बता रहा है कि P का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, तो इस केस में P का कंपोनेंट बनेगा। मतलब कि जिसके साथ थीटा रहता है उधर जाता है P cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं रहता है उधर कौन जाता है? P sin थीटा। ठीक है, तो थीटा लगा हुआ था तो P cos थीटा गया, थीटा जिसके साथ नहीं लगा हुआ है वो P sin थीटा गया। यानी P का कंपोनेंट है दोनों, P cos थीटा P sin थीटा। इधर P sin थीटा इधर P cos थीटा, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन इधर नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पॉइंट पे दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक होगा इधर का, ठीक है, जो कि इस डायपोल के अनुसार एक्सियल है। एक होगा इसके कारण, इस कंपोनेंट के कारण इधर, जो कि E2 है। E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे लगेगा और ये जो मेरा है रिजल्टेंट, क्या है? रिजल्टेंट। फिगर आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा सकते? कंसीडर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मेरा क्या है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, AB है, ठीक, ऑफ डायपोल मोमेंट P, इसका डायपोल मोमेंट क्या है? P है, एंड डायपोल लेंथ 12। डायपोल लेंथ 12 हो गया, यानी यहां से यहां तक L और फिर यहां से यहां तक फिर से 12 हो गया टोटल। At point P to find electric field at that point at a distance r from center of the dipole। यानी इस सेंटर ऑफ डायपोल से हम लोग r डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना का कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो P cos थीटा क्या है? P sin थीटा क्या है? तो P cos थीटा जो है ये P का कंपोनेंट है किधर? y एक्सिस। अगर हम लोग इसको y एक्सिस मान ले और इधर इसको x एक्सिस मान ले तो P का कंपोनेंट हो गया y एक्सिस में, P का कंपोनेंट हो गया x एक्सिस। वही लिखे हैं कि कंपोनेंट ऑफ P अलॉन्ग y एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ P अलॉन्ग x एक्सिस। sin थीटा x एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल P, ठीक है, TCB, ठीक है, एंगल क्या है? थीटा TCB। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिस एंगल पे हम लोग क्या रखे हुए हैं? किसी पॉइंट P पे चार्ज रखे हुए हैं, यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अल्फा क्या है? अल्फा एंगल बिटवीन E2 एंड E1। E2 और E1, यानी ये E2 और ये E1 अगर किसी पॉइंट पे एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इधर लग रहा है, इसके बीचों बीच का रिजल्टेंट लगेगा ना, तो E1 के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसी को हम लोग अल्फा मान रहे हैं। ठीक है, E1 क्या है? E1 ड्यू टू P cos थीटा, यानी P cos थीटा के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा
वो हो जाएगा मेरा क्या E1। तो ये तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसलिए इस डायरेक्शन में E1 जा रहा है। अब E2 क्या है, तो P sin थीटा का रन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा, P sin थीटा इसका डायरेक्शन किधर है, तो P sin थीटा का डायरेक्शन जिधर रहेगा उधर ही तुम्हारा इधर E2 चल जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं आगे। P sin थीटा हो गया, हाँ, तो E1 मेरा 1/4 2 into P cos थीटा बाय R। देखो ये कैसे होगा, P cos थीटा के अनुसार अगर हम देखें ये पॉइंट पे एक्सियल, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर चल रहा है और इस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल वाला केस हो गया। तो एक्सियल वाला केस में क्या आता था 1/4 2 into यहाँ डायपोल मोमेंट आता था सो बाय R3। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट अभी कितना है P cos थीटा है, इसलिए हम लोग क्या बैठा दिए P cos थीटा। ये हो गया एक्सियल के कारण। अब इसके कारण P sin थीटा, अब देखो P sin थीटा इधर जा रहा है और पॉइंट मेरे लिए इधर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर वाला केस। परपेंडिकुलर वाला केस में क्या होता है, यहाँ पे केवल P आता है। एक्सियल और परपेंडिकुलर केस में देखा जाए तो यहाँ पे केवल क्या आएगा 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 नहीं आता, बाकी सारा सेम होता है। यहाँ पे P cos थीटा के कारण प्रोड्यूस हो रहा था इसलिए P cos थीटा है, यहाँ P sin थीटा के कारण प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए P sin थीटा है। अब E1 और E2 हमको क्या हो गया मिल गया है, ठीक। यार E1 और E2 क्या है परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। जब x एक्सिस और y एक्सिस से एक दूसरे का परपेंडिकुलर आता है तो E1 और E2 उसके अनुसार डायरेक्शन जो मिलेगा ये भी एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही मिलेगा, ठीक। तो हमको क्या करना है E1 और E2 का रिजल्टेंट पता करना है। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा। तो थीटा यहाँ कितना है 90 डिग्री। ये कौन सा थीटा है, ये थीटा है E1 और E2 के बीच का एंगल वाला थीटा, इसको थीटा डायस कर देते हैं। चलो थीटा डायस कर दिए, ठीक है। तो cos ये 90 डिग्री पुट किए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, तो इस टोटल टर्म को 0 बना देगा, ठीक। अब टोटल टर्म को 0 बना दिया तो आगे E1 स्क्वायर है E2 स्क्वायर है। अब इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। E1 का वैल्यू बैठा दिए, कहां से बैठाएं, तो E1 का वैल्यू हमको यहां से पता है, E2 का वैल्यू हमको यहां से पता है। तो ये दोनों वैल्यू को जब यहां पे बैठाएं तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कि 1 को y4 यहां भी है, यहां भी है, P यहां भी है, यहां भी है, R2 यहां भी है, R2 यहां भी है। जो भी कॉमन था उसको बाहर निकालें, बाहर निकाल दिए। अब देखो टोटल का स्क्वायर है, ये टोटल का स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल का स्क्वायर होने के कारण हम लोग जो कॉमन निकलेगा वो भी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। अंदर क्या क्या बचा, 2 cos थीटा, इस पे भी चल जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, यहां बचा क्या sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल गया इधर, ठीक है। और रूट अंडर देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 कैसे आएगा 2 का 4 जाएगा, cos का cos स्क्वायर हो जाएगा, sin का sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर को थीटा को मिल सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4 वही आएगा, ठीक है ना। तो अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 पॉइंट दिए 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया इज इक्वल टू 1/4 P by R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो अब हमको यहाँ पे कितना भी डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कितना भी डिग्री पे अगर किसी पॉइंट पे पूछ दे तो हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं, वहां की का वैल्यू रखिए। मान लेते हैं कि हमको एक्सियल वाला वर्टिकल वाला चेक करना है, तो एक्सियल के केस में 0 डिग्री हो जाता है और हमारा परपेंडिकुलर केस में 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे थीटा अगर 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक, तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 यानी आ गया 3 3 और 1 4 4 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा केस एक्सियल केस। और परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर केस में 90 डिग्री आता है मेरा, ठीक है नहीं, तो 90 डिग्री केस में क्या होगा यहाँ 90 डिग्री आएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा और 1 से सीधा 1 बाहर निकलेगा और इस तरह हमको मिल जाएगा परपेंडिकुलर केस, ठीक है। तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ दो केस ले सकते हैं, थीटा को 0 डिग्री तो हमको मिलेगा एक्सियल वाला और थीटा अगर हो जाएगा 90 डिग्री तो हमको मिलेगा परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किस चीज के लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट पे रख दो। अब डायरेक्शन मान लेते हैं कि E2 और E1 का मुझे पता चल गया कि E2 इधर जाएगा E1 इधर जाएगा, तो E का वैल्यू मेरे पास इतना आएगा, लेकिन E1 से कितना एंगल बनाएगा
हमको नहीं पता। तो देखो एक्चुअली में ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इसमें इधर है E1 जा रहा है, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया और ये अल्फा माने हम लोग, तो tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है E2, बेस कितना है E1। तो वही हम लोग कर दिए कि tan अल्फा इक्वल टू E2 बाय E1, ठीक। E2 का वैल्यू हम लोग ये बैठाएं, डिवाइड में होने का तो सारा वैल्यू कट जाएगा, E1 का वैल्यू हम लोग यहां बैठाएं, ठीक है। जो कटेगा ये पूरा कट जाएगा इससे, फिर P यहां से कट जाएगा P, फिर RQ कट जाएगा RQ से, sin थीटा बाय cos थीटा बना देगा tan थीटा, और वहां 1/2 था तो 1/2 है, यानी अल्फा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो अल्फा इक्वल टू tan इधर जाके इनवर्स बनाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। इससे हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, यानी कि अल्फा निकल जाएगा, यानी कि कितना डिग्री पे मेरा रिजल्टेंट E मिलेगा E1 के अनुसार, ठीक है। ये क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसमें हमको ये बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि है -q + q का, इसका डायपोल लेंथ 12 है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक ही क्वांटिटी में हर जगह है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अगर रख देते हैं इस डायपोल को इस एंगल में, किसी एंगल थीटा में, तो एक्चुअली में इस डायपोल के साथ क्या होता है ना, ये डायपोल क्या करता है, ऐसे ही रहेगा या रोटेट करेगा या कैसे रोटेट करेगा, उस चीज का हम समझेंगे। तो यहाँ देखो ये -q + q चार्ज का ये डायपोल है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की ओर जा रहा है। अब ये हो गया 12, अब ये हो गया थीटा। तो इस 12 का दो कंपोनेंट बनता है कि नहीं, दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इस थीटा जिसके साथ में है तो ये चल जाएगा 12 cos थीटा, ये होता है 12 sin थीटा, तो ये 12 sin थीटा और ये एक ही चीज होगा। तो इस चीज को हमने लिख दिया 12 sin थीटा और इस चीज को लिख दिया 12 cos थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos जाएगा, जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ sin जाएगा, मतलब क्या है ये 12 sin थीटा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को पता चल गया, ये 12 cos थीटा होगा और ये 12 sin थीटा होगा। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमको इसका जरूरत पड़ता है ना। आगे देखते हैं, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स से लेकर के ऐसा डिस्टेंस जहां पे ये भी डिस्टेंस क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक। तो देखो क्या लिखा है सब, कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in which an electric dipole having dipole length 12 and charge q is placed as shown in the above figure। जहां पर हम लोग डायपोल लेंथ 12 लिए हैं, चार्ज मेरा q है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E है, ये हम लोग फिगर में दिखाए हुए हैं। थीटा क्या है, एंगल है, जिस एंगल से हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दिए, ठीक। किसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ का एंगल है। BC क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसा डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर बना रहा है दूसरा डिस्टेंस के साथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो F1 क्या है, फोर्स है। अब देखो यहाँ पे q है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, देन F इज इक्वल टू E इनटू q, ठीक है। तो मेरे पास दो तरह का फोर्स, इस एंड पे दो तरह का फोर्स लगेगा, एक लगेगा F1 एक लगेगा F2। तो ये -q के कारण जो लग रहा है उसको हम मान लेते हैं F2, वो इधर लगेगा, तो प्लस वाला इधर लगेगा, क्योंकि चार्ज अलग अलग है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी अलग अलग डायरेक्शन में ही जाएगा। तो एक अगर इधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, ये -q वाला है वो +q वाला है। तो F1 +q के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, F2 -q के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो F1 और F2 हम लोग रख दिए। और QE या QE कहां से आया, तो F EQ या QE होता है यहां से, F/Q, Q इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो वही यहां पे F1 F2 दोनों का वैल्यू सेम होगा, F1 को हम पॉजिटिव चार्ज करिए, F2 नेगेटिव चार्ज करिए, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर निकाले जाए, टोटल फोर्स को जोड़ा जाए, तो
F1 प्लस F2, F1 का वैल्यू VQ, F2 का वैल्यू माइनस EQ। तो माइनस EQ क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस EQ, माइनस Q आया दोनों कट गया, फाइनली आकर में 0। मतलब तो यही बोलेंगे कि इस डायपोल पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है क्योंकि 0 आया, नहीं फोर्स लग रहा है। एक्चुअली फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यही है, अगर हम लोग मान लेते हैं एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। ये मेरा ग्रीन मार्कर मतलब क्या है कि ये मेरा डायपोल क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, इक्वल अमाउंट में फोर्स जरूर लग रहा है, लेकिन ये नहीं कि ये फोर्स 0 हो जा रहा है, फोर्स 0 हो जा रहा है, बट डायरेक्शन के अनुसार ये क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से करके मेरा डायपोल घूमने लगेगा। तो यही रीजन है कि एक फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल अब ये घूमेगा। पता है कैसे घूमेगा? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे है तो ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे मैथमेटिकली निकालेंगे कि कितना टॉर्क है। तो देन द टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क जो प्रोड्यूस है उसको टॉ से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? टॉ से। तो टॉ क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो फोर्स कितना है? फोर्स हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये हो गया BC, ठीक। अब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स कितना है? ये EQ है, ठीक है। फोर्स कितना है? तो फोर्स मेरा हो गया मेरा EQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला 12 sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या किए? यहां पे बैठा दिए Q * 12 और sin थीटा। तो यहां Q और 12 को हम मर्ज कर दिए, Q और 12 को मिला के क्या लिख सकते हैं? P। क्यों? क्योंकि Q * 12 क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो E और P दोनों और साथ में ये sin थीटा। तो जहां पे sin थीटा होता है क्रॉस होता है, तो sin थीटा आता है, sin थीटा काटेगा तो क्रॉस आएगा। तो P और E दोनों वेक्टर हो गया और दोनों के बीच क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है P और E का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। तो अभी देखते हैं कब मैक्सिमम रहेगा, कब मिनिमम रहेगा। यानी किस एंगल पर रखेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्पीड से घूमेगा, सबसे ज्यादा घूमेगा, और किस एंगल पर रखेंगे तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। देखो एक है थीटा जब 0 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी ऐसे रख दिया, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल भी ऐसे रख दिए। तो इस केस में मेरा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरा इलेक्ट्रिक जो टॉर्क रहेगा वो भी 0, मतलब ये घूमेगा ही नहीं। फिर जब 90 डिग्री पे रख देंगे, मतलब ऐसे रख देंगे, ठीक है, तब ये घूमेगा ऐसे ऐसे, जिस डिग्री पे हम रख के बताने की कोशिश की। तो ये 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा, ठीक है। ऐसे ऐसे बेस भी घूमेगा इसका और टॉप भी घूमेगा, ठीक। अब 270 डिग्री, मतलब कि ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा, तब ये बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमेगा उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमना चालू कर देगा, ठीक। अब देखो 180 डिग्री, जब हम लोग जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर था और इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख देंगे, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हमको क्या मिलेगा? टॉर्क 0 मिलेगा फाइनली, ठीक है।